नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता खाली करने का काम कांग्रेस करेगी और कांग्रेस ने आज ये संकेत कर दिया है। जिस खबर को गोदी मीडिया कल शाम से बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है और महाविकास अघाड़ी में एक संग्राम युद्ध की स्थिति की बात की जा रही है, सब कुछ खत्म होने वाला। 4 नवंबर की तारीख इंतजार कीजिए। 4 नवंबर मैं सीट वाइज एक-एक सीट वाइज आपको बताता हूं और उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने नाना पटोले को सामने बिठा करके जो कहा, उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा उसकी करेंगे जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि अनीस ने आखिरी दिन कैसे झटका दिया है भाजपा को और अजित पवार कितना बड़ा झटका देने की तैयारी में है भाजपा को। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत पवार चुनावी नतीजे आने के बाद पाला बदलने के लिए भी तैयार। और अनीस साहब ने तो गांधी परिवार की जो वफादारी का उनके ऊपर स्टैंप लगा था, 1982 से जो चीज उन्होंने साबित किया था, ऐसा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक मारा कि मोदी जी दिन में 4-5 बार जो मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, एक ही बार में सब बराबर कर दिया। सीट वाइज फैक्ट के साथ हम समझेंगे पूरा खेल कि उद्धव के लिए कांग्रेस रास्ता साफ कैसे करने जा रही है। दरअसल करीब-करीब दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव में गोदी मीडिया के जरिए बम्बार्डमेंट करवाया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी टूट गई, छिन्न-भिन्न हो गई, आपस में लड़ रही है। वो दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके प्रत्याशी आमने-सामने। ऐसी भी 2 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहां पर मैदान में हैं और वहां पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी भी आ गए। ऐसे में जो असमंजस की स्थिति में चारों तरफ प्रोपेगेंडा ब्रिगेड झूठ फैलाने में लगी है, तो अंदर खाने में क्या डील हुई और क्या सेटलमेंट हुआ है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस सॉफ्ट पड़ गई। दरअसल उद्धव की नाराजगी इस बात पर थी, जिस बात को संजय राउत ने कहा, संजय राउत के कहने का अंदाज थोड़ा अलग होता है, लेकिन उद्धव की नाराजगी थी कि जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी पहले आ गए थे, उन सीटों पर आपने क्यों प्रत्याशी दिए। कुछ सीटें मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, एक-एक सीट। एक सीट है मिरज, ये सांगली में सीट है, सांगली जिले में। यहां पर महाविकास अघाड़ी के 2 पार्टियों के प्रत्याशी, सोलापुर दक्षिण में, पंढरपुर में, उसके बाद सांगोला में, सांगोला जो है ये सीट भी सोलापुर में है। इसके अलावा धारावी में धाराशिव की सीट है परांडा, परांडा में आमने-सामने प्रत्याशी दोनों के। उसके अलावा यवतमाल की एक सीट है दिग्रस, दिग्रस में भी आमने-सामने और फिर धारावी में मुंबई में। अब अगर इन सीटों पे अभी मैं इतनी सीट पे आ रहा हूं, इन सीटों में धारावी को आप छोड़ देंगे अगर धारावी को, तो जहां-जहां कांग्रेस और शिवसेना के इनमें से आमने-सामने हैं, वो सारी सीटें महायुति के पास थी। यानी या तो भाजपा के पास या अजीत पवार वाली एनसीपी के पास या शिंदे वाली शिवसेना के पास, कुल मिला के महायुति के पास। एक सीट धारावी को छोड़ करके बाकी सारी सीटें महायुति के पास थी। तो ये वो पॉकेट है, ये वो गुच्छा है सीटों का, जिनमें अगर कुछ भी कामयाबी मिलती है महाविकास अघाड़ी को, कांग्रेस को, शिवसेना, उद्धव ठाकरे को या एनसीपी शरद पवार, तो वो सीधा-सीधा महायुति का नुकसान होगा, महायुति के खाते में से अमाउंट घटेगा। इसलिए इन सीटों पर आपस में खींचातान नहीं होनी चाहिए। अगर होती है, तो रणनीतिक होनी चाहिए, वही रणनीति जो भाजपा अपनाती है, विपक्षी के वोट में बँटवारा, डिवीज़न करवाना। तो अगर एक मतलब एक के बजाय 2 प्रत्याशी, 2 दोस्त मिलकर के दे रहे हैं और दोस्त भाजपा के मतों में बँटवारा कर रहा है, विभाजन कर रहा है, तब तो रणनीतिक रूप से ठीक है, स्ट्रेटेजिक अगर अलायंस यहाँ पर है, इन कुछ सीटों पर।
लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस ना होकर के अगर उहापोह वाला, असमंजस वाला अलायंस है, तो फिर नुकसान तय है। अब इसपे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नुकसान कहाँ, पहले से महायुति के पास है। तो जब महायुति के पास जो पहले से है, सब चली ही जाएगी, तो सरकार भी उन्हीं की आएगी। उनको डेंट तो करना पड़ेगा। अब ये वो पॉकेट है जहां आप डेंट कर सकते हैं, ये गुच्छा है। इसके अलावा अब ये सीटें समझिए, फिर हम रमेश चन्नीथला पे आएंगे, और जो मैंने कहा रास्ता साफ करने की बात, उस पर आऊंगा कि रास्ता साफ कैसे कांग्रेस करेगी उद्धव ठाकरे का रास्ता साफ। इसके बाद मैं सीट बताता हूं, रामटेक की सीट है। रामटेक में कांग्रेस ने चंद्रपाल चौकसे को उतारा है मैदान में, जबकि यहां से विशाल बरबटे ये शिवसेना यूबीटी से मैदान में थे। यहां से चंद्रपाल चौकसे को उतारा कांग्रेस ने। रामटेक, नासिक से, नासिक मध्य की जो सीट है, यहां से बसंतराव गीते शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस ने गुलाम गौस को उतार दिया आमने सामने। बांद्रा से, बांद्रा ईस्ट जो सीट है, यहां से वरुण सरदेसाई शिवसेना यूबीटी से प्रत्याशी। वरुण सरदेसाई शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के यूथ फेस होने के साथ साथ मुख्य रणनीतिकारों में से हैं। ये जो है वरुण सरदेसाई ही हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी के चुनाव में शिवसेना यूबीटी को क्लीन स्वीप करवा दिया था। एक भी सीट कोई नहीं जीत पाया, सारा उसमें वरुण सरदेसाई का नाम सामने आया था। वरुण, जब भी कोई बड़े प्रदर्शन की बात आती है तो वहां पर वरुण सरदेसाई का चेहरा नजर आता है। वरुण बेसिकली परिवार का हिस्सा है, और परिवार का हिस्सा ही नहीं, वरुण का और परिचय हम बता दें तो ये उस परिवार के ही हैं। वरुण आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे हैं, वरुण सरदेसाई। उस सीट पर बांद्रापुर से वरुण के सामने अर्जुन सिंह को कांग्रेस ने उतार दिया। ये जो सीटें दिखी, इन सीटों की वजह से, इन सीटों की वजह से उद्धव की नाराजगी जायज नाराजगी थी, और इसको, इस बात को, इस नाराजगी को बाकायदे कहां पर किस लेवल पे गड़बड़ी हुई ये तो अलग विषय है, एक अलग विश्लेषण का। लेकिन ये जब सामने आया तो रमेश चन्नीथला जो कांग्रेस के प्रभारी हैं और राहुल गांधी के विश्वसनीय हैं महाराष्ट्र में बैठे हुए, उन्होंने तुरंत इसको जो है इस गलती को भूल सुधार के अंदाज में सुधारने का ऐलान भी कर दिया। 2 सीटें और चर्चा के लिए जरूरी है, भिवंडी वेस्ट और धुले शहर। ये धुले शहर और भिवंडी वेस्ट, इन दोनों में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन यहां से भी एमवीए ने प्रत्याशी उतार दिया, महाविकास अघाड़ी ने प्रत्याशी उतार दिया। तो ये जो इतनी सीटें, अब इतनी सीटों का हिसाब समझिए। यहाँ पर रमेश चन्नीथला ने नाना पटोले को बिठाया। जब ये आपस में खींचतान की खबरें बढ़ी और गोदी मीडिया तो एकाएक उसको तो मिल गया जो चाहिए था दिखाने के लिए। वो जो मैं अभी आगे बताऊंगा वो नहीं दिखाएगी। वो अनीस ने कैसे बैंड बजा दी पूरे प्लान की, वो नहीं बताएगी कि अनीस ने कैसे, अनीस अहमद ने कैसे बजाई बैंड। वो भी नागपुर में बैंड बजाई, और कांग्रेस नागपुर में कैसे बैंड और भोंपू दोनों बजाने की तैयारी कर रही, ये भी नहीं बताएगी वो मीडिया। लेकिन ये खूब प्रचारित कर रही थी। जब इससे डेंट नुकसान होते लगा, क्योंकि क्षण भर में फायदे को नुकसान में बदलने में तो सक्षम है, ये माहिर है ये लोग, तो तुरंत रमेश चन्नीथला ने कहा कि भाई जिन सीटों पर अभी आप इंतजार कीजिए, अभी बहुत जो प्रत्याशी मैदान में दिख रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा आपको व्याकुल होने की, अधीर होने की जरूरत नहीं है। जिनको एबी फार्म नहीं मिला है और नामांकन किया है जिन प्रत्याशियों ने, उनको मैदान से हटना होगा, वापस होना होगा। और दूसरी बात, जिस लाइन से बहुत क्लियर है कि उद्धव का रास्ता साफ करने जा रहे हैं कांग्रेस, उन्होंने कहा कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। ये जो इसके आड़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट की कोशिश है, और कुछ लोग नामांकन दाखिल करने वाले भी फ्रेंडली फाइट की चर्चाएं या सिगुफे को बल दे रहे हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। कहा कि कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, महाविकास अघाड़ी का एक ही प्रत्याशी होगा, जहां एक से ज्यादा हैं वहां पर 4 से पहले नाम वापस होगा, नामांकन की वापसी करवाई जाएगी 4 से पहले। 4 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। तो अब ये साफ हो गया है कि टिकट बंटवारे में चाहे जितना उहापोह रहा हो, चाहे जितना मारामारी हुई, इस बात को कहा, इस बात को कि इस बात को बड़े ईमानदारी से कांग्रेस के कुछ नेताओं की ही तारीफ
कई बार करने का मौका मिलता है, तो आज ये मौका है कि रमेश चन्नीथला की तारीफ हो थोड़ी, क्योंकि ईमानदारी से कोई कबूल नहीं करता, कहते नहीं ऑल इज वेल। उन्होंने कहा नहीं, ऑल इज वेल नहीं है, महाविकास अघाड़ी में मतभेद रहे हैं, टिकट बंटवारे को लेकर के भी मतभेद रहे हैं, लेकिन ये मतभेद लेकर के हम चुनाव में नहीं जा रहे हैं। हो गया जो होना था, जितना मतभेद। अब जहां पर एक से ज्यादा प्रत्याशी हैं, नामांकन वापसी हो जाएगी, हम 7 चुनाव लड़ेंगे। मारा मारी तो महायुति में है, और महायुति में कितनी मारा मारी है मैं आपको बता रहा हूँ। इधर का इसकी टोपी पर उसका, इसकी सर पर उसकी टोपी, उसके सर पर उसकी टोपी, टोपी ट्रांसफर चल रहा है महायुति में। अब इसके बाद मैं पहले आता हूं, फिर महायुति पे फिर आऊंगा। जो मैंने कहा कि नागपुर में घुस करके भोंपू बजाने की तैयारी है, उस भोंपू बजाने से पहले अनीस, ये कौन अनीस है जिसका नाम मैं कई बार ले चुका। अनीस कोई छोटे मोटे ब्लॉक स्तर के नेता नहीं है, 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं, हैट्रिक मारा था, मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, चीफ व्हिप रहे हैं कांग्रेस के लिए विधानसभा के भीतर। अब अनीस साहब का थोड़ा राजनीतिक परिचय बता दूं, फिर इनकी हुनर को देखिएगा। राजनीतिक परिचय जानेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 1982 में राजनीति में आए, 87 में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने, 90 में पहली बार जो है ये चुनाव में आए, और चुनाव में हार गए। हारे थे पता है कितने वोट से? 6 वोट से, 6 वोट, 6 वोट से हारे। उसके बाद 95, 96, 99 लगातार ये चुनाव जीते, 99 में मंत्री बने। अब ये अनीस साहब जो है, ये इनको टिकट चाहिए था, टिकट की दावेदारी कर रहे थे नागपुर सेंट्रल से, नागपुर सेंट्रल से दावेदारी कर रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला, इनकी जगह बंटी सेलके का नाम आ गया, बंटी सेलके का नाम आ गया। बंटी सेलके का नाम आया तो इन्होंने उसका विरोध किया, ऐतराज जताया, और ऐन वक्त पर ये चले गए वंचित बहुजन अघाड़ी में। वंचित बहुजन अघाड़ी और ओवैसी की एआईएमआईएम, इन दोनों का है गठबंधन, तो ये चले गए वंचित जो है बहुजन अघाड़ी में। वंचित बहुजन अघाड़ी का अनीस साहब ने टिकट लिया, टिकट वंचित बहुजन अघाड़ी का मिला, समर्थन एआईएमआईएम यानी ओवैसी का मिला, और इनको नामांकन दाखिल करना था 29 अक्टूबर को, नामांकन की आखिरी तारीख पर 11 से 3 तक नामांकन का विंडो खुला था। ये वहां पहुंचे 3:02 पे, 2 मिनट की देरी हो गई, इनका नामांकन नहीं लिया गया। ये वहां पर खूब फिर ड्रामा हुआ, ये बैठ गए, इन्होंने कहा मेरे घुटने में दिक्कत है, थोड़ा धीमे चल पाए, 2 मिनट देर हुआ। लेकिन इस सब के बीच, ये अनीस साहब तो नहीं कहते हैं, लेकिन जब इनके राजनैतिक करियर को मैंने पढ़ा, अब राजनीतिक करियर में कुछ चीज मैंने अभी नहीं बताया था, वो बता देता हूं। ये कांग्रेस के तरफ से दिल्ली में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, 3 राज्यों में प्रभारी सचिव रह चुके हैं। पीसीसी के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है, उसके प्रभारी सचिव रह चुके हैं। प्रभारी सचिव अलग अलग दूसरे राज्यों में जाकर उस 3-3 राज्यों में रहने का मतलब है कि वो आदमी सांगठनिक रूप से मजा हुआ है, मतलब उसको संगठन, राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इन सब में पारंगत है, वो माहिर है। पहली चीज, चुनाव लड़ने लड़ाने में वो कितना पारंगत कि 1990 से वो आदमी चुनाव मैदान में आया है, 90 से। मोदी जी भी नहीं तब चुनाव को देखे थे इतने करीब से, जब ये आए अनीस साहब आए। वो 3 बार विधायक रहा है, चीफ व्हिप रहा है। चीफ व्हिप मतलब कि विधानसभा के कायदे कानून जानने पड़ते हैं। वो मंत्री रहा हुआ शख्स है। वो शख्स 2 मिनट लेट ऐसे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये निजी तौर पर नहीं मैं नहीं मान सकता। और आप जितना मैंने बताया अनीस अहमद के बारे में, आप बताइए ऐसा शख्स कैसे 2 मिनट लेट हो सकता है? अगर वो ना चाहे तो, चाह करके तो वो 2 घंटा लेट हो सकता है, ना चाहे तो कैसे लेट हो सकता है? कोई अनजाना पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हो, उसको 2 मिनट लेट हो गया कि हाँ जाके बोल देंगे सर 2 मिनट लेट हुआ, प्लीज ले लीजिए फॉर्म, थोड़ा सा इधर से दाहिने से ले लीजिए, बाएं से ले लीजिए, छोटी वाली खिड़की से ले लीजिए। अनीस अहमद से ऐसा नहीं हो सकता। अब खेल क्या हुआ? अनीस अहमद
अगर वंचित बहुजन अघाड़ी में जाके टिकट न लाते, तो ये वंचित बहुजन अघाड़ी और जो ओवैसी का गठबंधन है, ये किसकी बी टीम है, ये महाराष्ट्र में आप सबको पता है। क्योंकि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है विपक्ष को और बहुत फायदा पहुंचाया है मोदी और भाजपा को, बहुत फायदा, छोटा-मोटा नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में खूब फायदा, बम्पर फायदा पहुंचा। यहां तक कि इस लोकसभा चुनाव में भी 1-2 सीटें तो इसकी वजह से ही आई हैं भाजपा के पास। वैसे ही कुछ नहीं आई, लेकिन जो आई भी हैं 17, उसमें भी 1-2, अकोला तो इसी की वजह से आई है, ये मान लीजिए आप। तो इनके ये मतलब ये भाजपा और मोदी को फायदा पहुंचाने में, अगर कहा जाए कि देश भर में सबसे टॉप 3 कौन है, तो टॉप 3 में कंपटीशन करना पड़ेगा कि ये ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, मायावती ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं, कौन ज्यादा फायदा पहुंचाता है। टॉप 3 चुनने में मशक्कत होगी। ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर, बहन जी, इसमें से कौन ज्यादा फायदा पहुंचाया है। तो ये जो है, अगर नागपुर सेंट्रल से प्रत्याशी उनको उतारना था, अगर अनीस अहमद साहब नहीं टिकट लेते, तो प्रत्याशी कोई और होता और नामांकन दाखिल करता। कोई भी प्रत्याशी वंचित बहुजन अघाड़ी से आता एआईएमआईएम के समर्थन के साथ, तो वो जो है विपक्ष के वोट बैंक में सेंधारी करता, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाता। अनीस साहब ने उस नुकसान की आशंका को जड़ से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। और इनको वैसे भी गांधी परिवार का वफादार कहा जाता रहा है, तो शायद इन्होंने टिकट न मिलने के बाद भी कहीं किसी कोने में वफादारी थी, उसी का हिसाब किया। खैर, अब अनीस साहब के झटके के बाद आइए अजीत पवार पे चलते हैं। उस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या अजीत पवार इस चुनाव के नतीजे के बाद ये खेल करेंगे। अब तक इनके साथ बहुत खेल हो रहा है, जो मन आ रहा है वही मंदिर के घंटे टाइप बजा के जा रहा है। बोल भी नहीं पा रहा है, जब बोलते हैं तो अपने चाचा, जिन्होंने इनको राजनीतिक रूप से इतना ऊपर तक पहुंचाया, यहाँ तक उंगली पकड़ के लाया, उसी अपने चाचा पर ही, शरद पवार पर ही सवाल खड़े करते हैं। अपनी बहन पर, अपनी चाचा पर, जिनकी वजह से इनके पास सब कुछ है, उस पे सवाल खड़ा करते हैं। मजबूरी है, बोल नहीं पाते, उस स्थिति में है नहीं शायद कि वो बोल पाए। तो शायद हो सकता है इकट्ठे हिसाब किताब चुकता करें। अब देखिए सीटों की स्थिति में बताऊं, इनके क्या चल रहा है, महायुति में क्या चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो मानखुर्द शिवाजी नगर पे ही पहले आते हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहां से जो है उनके सामने महायुति ने अपना प्रत्याशी दे रखा था, लेकिन उसके बावजूद वहां से नवाब मलिक उतर आए मैदान में। आखिरी दिन, जैसे कहा ना, आखिरी दिन खेल, चाहे ये अनीस ने किया हो चाहे अजीत पवार ने, सब आखिरी दिन भाजपा का हिसाब किए हैं। आखिरी दिन 2 नामांकन भरा अजीत पवार ने, कुछ नहीं होगा तो निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन अजीत पवार ने उनको सिंबल दे दिया और एनसीपी के प्रत्याशी मानखुर्द शिवाजी नगर में बन गए। जबकि यहां से शिंदे वाली शिवसेना ने शिवाजी पाटिल को उतार रखा था चुनाव मैदान। अब अणुशक्ति नगर से सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी, और यहां से नवाब मलिक। नवाब मलिक की कहानी क्या है कि इनके दाऊद कनेक्शन का जो इन पर आरोप है, उसको लेकर के भाजपा कभी सहज नहीं रही। अगर इसी चुनाव चला जाए कि आज तक तो सालों से चिल्ला रहे हो दाऊद कनेक्शन, दाऊद कनेक्शन, दाऊद कनेक्शन वाले के साथ हो, आपका साथी चुनाव लड़वा रहा है, ये असहज है। फडणवीस ने खूब नवाब मलिक का विरोध किया था। अब ये चुनाव मैदान में दोस्त बन करके भाई अजित पवार के सिंबल पे आ रहे हैं। भाजपा अब क्या चिल्ला रही है, क्या दिखावा कर रही है, उसको कहिए ड्रामा। ड्रामे में तो कोई जोर ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। क्या प्रचारित कर रही है कि हम प्रचार नहीं करेंगे। अरे आपका विधायक बनने के लिए वो जूझ रहे हैं, आप प्रचार नहीं करोगे तो उससे क्या हो गया है? आपके किचन में खाना बना और खाने में पॉइजन पड़ा हुआ है, तो आप इससे कैसे बच जाओगे जी, खाना हम खाए नहीं थे। अरे आप नहीं खाए थे, आपने तो सबको खिलाया ना खाना।
आप ही किचन में पका था ना जहरीला खाना, तो आपने खिलाया तो आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो ये प्रचारित करने की कोशिश करें। अब दूसरी तरफ भाजपा में इंटरनल टसल भी बढ़ गया है। कुछ लोग कहें चलो जाने दो भाई, कोई बात नहीं, लड़ रहे हैं, आएगा तो जीतेगा तो अपना ही विधायक बढ़ेगा, सरकार तो बनानी ही है कैसे भी। भाई सरकार बनाने के लिए तो बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए हमारे लिए कोई नैतिकता वैतिकता नहीं है। सारी नैतिकता हम तुरंत तिलांजलि दे देते हैं, दफन कर देते हैं और ऊपर से चद्दर उड़ा देते हैं व्हाइट रंग की और सरकार बनाते हैं। कोई नैतिकता नहीं। तो ऐसे में तमाम लोग कह रहे हैं कि चलो हो सकता है जीत के ही एक आ जाए। लेकिन एक किरीट सोमैया है, इनकी अपनी ढपली और अपना राग हमेशा रहा है। किरीट सोमैया, आशीष सेलार रहे, संगठन में काम किया है काफी इन्होंने। आशीष सेलार और किरीट सोमैया, इन दोनों ने झंडा बुलंद कर दिया है इस वक्त। नवाब मलिक और सना मलिक दोनों की उम्मीदवारी से नाखुश है दोनों। तो भाजपा इनको कहा मैनेज करती, आपस में फंस गई, अपने ही घर में फंस गई, आपसी इंटरनल खींचतान में। अब सीटें आप और देख लीजिए, सीटें आप देखिए, सिवड़ी सीट है, इस सीट पर बालानंद गांवकर ये मनसे से हैं, 2 सीटों पर प्रत्याशी नहीं महायुति ने उतारा। खेल समझिए, बालानंद गांवकर हैं, राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ तो प्रत्याशी दे दिया, बालानंद गांवकर के खिलाफ क्यों नहीं दिया? क्या जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को जो है अपने नेताओं को बीजेपी ने शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से उतारा, क्या मनसे में भी एक घुस आया था? क्या इस पार्टी का को भी निगलने की प्लानिंग है? ये राज ठाकरे के लिए भी सवाल है कि क्या ये पार्टी, ये कौन है? जब आपके बेटे के खिलाफ प्रत्याशी दिया तो बालानंद गांवकर के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं दिया? ये सीट समझिए। इसके बाद आपका मालेगांव सेंट्रल सीट है। मालेगांव सेंट्रल ये मुस्लिम बाहुल्य, यहाँ से प्रत्याशी ही नहीं दिया है महायुति ने, एक किसी अननोन प्रत्याशी को समर्थन वैसे कर दिया है, जीत के आ जाएगा तो बल्ले बल्ले टाइप, प्रत्याशी नहीं दिया। ये जब ये सीट 288 है, लेकिन एक एक सीट समझना जरूरी है। मालेगांव सेंट्रल में प्रत्याशी नहीं है। मान खुद शिवाजी नगर में आपस में भिड़े हैं। अष्टी सीट है बीड जिले में, अष्टी। अष्टी सीट में बीजेपी के सुरेश धास हैं, उनके सामने एनसीपी ने बाला साहब अस्बे को उतार दिया है। मोरसी, अमरावती में मोरसी सीट है, मोरसी। मोरसी में उमेश यावलकर है बीजेपी से प्रत्याशी, इनके सामने देवेंद्र भोयार को एनसीपी ने उतार दिया, यानी अजित पवार ने उतार दिया। अजित पवार हर जगह, वो सामने शिवसेना हो या भाजपा, लेकिन वहां पर खेल खराब करने के लिए या बीच में अगर घुसा कोई तो अजीत पवार के प्रत्याशी आ रहे हैं, इसको समझना होगा, इसके मतलब को। यही हाल पुरंदर में है। पुरंदर पुणे की सीट है। पुरंदर पुरंदर में शिवसेना शिंदे का प्रत्याशी है, सामने एनसीपी का प्रत्याशी है। यहाँ पर विजय से उतारे हैं शिवसेना से और एनसीपी ने यहाँ से संभाजी को उतार दिया है। दिंडोरी नासिक में है, दिंडोरी एसटी आरक्षित सीट है, यहाँ पर भी आपस में भिड़ रहे हैं। तो आप गिनते जाइए, अष्टी, मोलसी, मानखुद, शिवानगर, पुरंदर, दिंडोरी हो गई, मालेगांव सेंट्रल प्रत्याशी नहीं है। तो ये सारी सीटें जो है फंस गई। अब इतनी सीटों के से जो मतलब जहां पर एक पक्ष हर जगह अजीत पवार है, उससे ये प्रश्न खड़ा होता है, जो जिस प्रश्न की मैंने बात किया था कि क्या अजीत पवार चुनाव के वक्त, क्या ये आखिरी दांव है? क्योंकि अजीत पवार का बेटा एक चुनाव हार चुका, अजीत पवार की पत्नी लोकसभा चुनाव अभी हारी है, अजीत पवार फिर मैदान में है और विधायकी फंसी हुई है, क्योंकि वहां पर भतीजा आ गया है सामने चाचा के। अगर अजीत पवार इस बार चुनाव हारते हैं तो उनका राजकीय संन्यास तय हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बीजेपी उनको निगलने की कोशिश कर ही रही है लगातार। ये बात अजीत पवार जैसे मजे हुए नेता, अजीत पवार की राजनीतिक समझ पर उंगली नहीं उठा सकते, मजे हुए नेता को नहीं समझ में आ रही है। ऐसा जो भी कहे वो समझ लीजिए कि दिन में आंख बंद करके रात महसूस कर रहा है, रात का की फीलिंग ले रहा है। अजीत पवार को सब पता है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अजीत पवार जाते जाते कि हम खेलेंगे नहीं तो खेलने भी नहीं देंगे, खेल बिगाड़ देंगे, स्टंप उखाड़ देंगे, उस टाइप के मोड में है। आखिरी एकदम बिल्कुल, अब तो नामांकन की डेट खत्म हो गई,
तो उस मोड में है, या उस मोड में है कि अब 4 नवंबर तक मजबूर कर देंगे घुटने पाने के लिए, मान मनोबल के लिए। अब ये देखना होगा। लेकिन कुल मिला-जुला करके जहां एक तरफ उद्धव के लिए कांग्रेस ने खुद बोल दिया, रमेश चन्नीथला ने खुद बोल दिया है कि रास्ता साफ करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अनीस साहब जैसे लोग, अजित पवार जैसे बड़े राजनेता महाराष्ट्र के, ये सब आखिरी वक्त में, बिल्कुल ऐन वक्त पर बीजेपी का बंटाधार करने में लगे हैं, और कुछ ने तो कर भी दिया। अनीस साहब के पास तो एक मौका था, उन्होंने एक झटके में कर भी दिया। इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर, और महाराष्ट्र के चुनाव पर अपडेट्स भी हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे ज़रिए कुछ आएगा, अधिकांशतः भाव के ज़रिए, क्योंकि महाराष्ट्र के एक-एक सियासी नस को, नब्ज को, उनसे बेहतर कोई समझता नहीं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।